गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेखांकन समीकरण का रिवीजन के रूप में एक क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जो प्रश्न है, मदनलाल के निम्न सौदों से लेखांकन समीकरण बनाइए। इस प्रश्न में टोटल 7 व्यवहार दिए हैं और इन व्यवहारों के आधार पर आपको लेखांकन समीकरण बनाना है। पहला व्यवहार है व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा नंबर का व्यवहार है किराया अग्रिम चुकाया। अग्रिम किराया चुकाया मतलब कि किराया पूर्वदत्त है, मतलब कि पहले से ही आपने किराया चुकाया है, समय आने के पहले ही किराया चुका दिया है। ये सेकंड नंबर का व्यवहार है। तीसरे नंबर पे है नगद माल खरीदा। चौथे नंबर पे उधार माल खरीदा। पांचवें नंबर पे है नगद माल बेचा जिसकी लागत है 40,000 और विक्रय मूल्य है 60,000। छठवें नंबर पे वेतन चुकाया है और सातवें नंबर पे है निजी उपयोग हेतु स्कूटर खरीदा। इन व्यवहारों के आधार पे आपको लेखांकन समीकरण बनाना है। तो लेखांकन समीकरण बनाने के पहले लेखांकन समीकरण मतलब कि संपत्तियां बराबर दायित्व का योग होता है। जितने रुपए के मूल्य की संपत्तियां बनेगी उतने ही रुपए का दायित्व बनेगा। संपत्तियों में स्थायी संपत्तियां, चल संपत्तियां, सभी प्रकार की संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां, मूर्त संपत्तियां, इनका समावेश होता है। और दायित्व में भी दीर्घकालीन दायित्व और अल्पकालीन दायित्व का समावेश होता है। तो अभी यहाँ पे हम लेखांकन समीकरण बनाते हैं। तो लेखांकन समीकरण के लिए पहले से कॉलम्स नहीं बनते हैं। बस आप शुरू में नॉमिनल, व्यवहार, क्रमांक और संपत्तियां, दायित्व, ऐसे दो पक्ष तैयार करोगे, क्योंकि लेखांकन समीकरण बराबर क्या होता है, संपत्तियों का योग बराबर दायित्व का योग। संपत्तियां बराबर दायित्व दिखाने के लिए लेखांकन समीकरण तैयार किया जाता है। तो कॉलम्स हम अनुमानित रूप से कॉलम्स तैयार करते हैं। तो कॉलम्स के लिए सबसे पहले आपने ऊपर लेखांकन समीकरण करके हेडिंग लिख लिया है। पहले क्रमांक का कॉलम बनाओगे, उसके बाद व्यवहार का कॉलम बनेगा, फिर संपत्तियां करके कॉलम बनेगा और फिर संपत्तियों का विभाजन करोगे। एक पक्ष में संपत्तियां, दूसरे पक्ष में दायित्व। तो इस प्रकार से कॉलम ये अनुमानित कॉलम रहेंगे। व्यवहारों का स्वरूप देखते देखते आपके कॉलम्स बढ़ सकते हैं। तो पहला व्यवहार है व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ करते हैं तो रोकड़ आती है। संपत्ति रोकड़ चल संपत्ति है, इसलिए रोकड़ का पहला कॉलम बनाएंगे। और उसके बाद यही जो रोकड़ है, व्यापार प्रारंभ करते समय जो व्यापारी ने जो धन लगाया है अपने व्यापार में, उसी को हम पूंजी करके नाम देते हैं और इसीलिए पूंजी दायित्व में सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे। तो दायित्व की तरफ सबसे पहला दायित्व बनेगा पूंजी के रूप में। इस प्रकार का ये पहला व्यवहार हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर का व्यवहार है किराया अग्रिम चुकाया। अग्रिम किराया चुकाते हैं मतलब कि रोकड़ जाती है आपके द्वारा, इसलिए रोकड़ में से घटाना है। और साथ में ये जो किराया आपने अग्रिम चुकाया है मतलब कि भविष्य में आपको किराया चुकाने की जरूरत नहीं है। भविष्य का किराया आपने वर्तमान में चुका दिया है। कल जो किराया चुकाना चाहिए था आपको, वह आपने आज ही चुका दिया है, इसलिए ये पूर्वदत्त के रूप में आपको संपत्ति कॉलम में ही लिखना पड़ेगा। अर्थात एक संपत्ति आपकी और बढ़ेगी, क्योंकि आपने भविष्य में जो भी व्यय करना था वर्तमान में किया है, इसलिए भविष्य की जो रोकड़ है आपने उसका बचत की है और इसलिए पूर्वदत्त संपत्ति में आएगा, शामिल होगा। और इसीलिए एक संपत्ति जाएगी परंतु दूसरी संपत्ति पूर्वदत्त या तो अग्रिम व्यय के रूप में बनेगी। और इसलिए दूसरे नंबर के व्यवहार का प्रभाव संपूर्णता संपत्ति पक्ष में पड़ेगा, रोकड़ में से घटेगा और पूर्वदत्त या अग्रिम व्यय कॉलम में इसे लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार का ये दूसरे नंबर का व्यवहार का प्रभाव लेखांकन समीकरण पर होगा। यहाँ पे संपत्ति एक बढ़ी और एक संपत्ति घटी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का व्यवहार है नगद माल खरीदा है आपने। माल नगद खरीदते हैं तो आप लोग अभी जानते हो, रोकड़ जाएगी और माल आएगा। रोकड़ जाती है इसलिए रोकड़ में से घटाएंगे और माल आएगा, इसलिए माल वाला कॉलम बनेगा जिसमें आपको 60,000 रुपया लिखना पड़ेगा। तो रोकड़ जाएगी 60,000 रुपया, माल आएगा 60,000 रुपया। ये नगद क्रय का प्रभाव ये भी संपत्ति कॉलम में ही पड़ेगा, दायित्व में इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार का तीसरे नंबर का व्यवहार है। उसके बाद चौथे नंबर का व्यवहार है उधार माल खरीदा। माल उधार खरीदते हो तो माल आएगा, परंतु रोकड़ नहीं गई है क्योंकि उधार खरीदे हो। उधार खरीदे मतलब कि किसी ना किसी व्यक्ति से, किसी ना किसी अन्य व्यापारी से आपने माल उधार खरीदा है और इसीलिए आपने दायित्व बढ़ा दिया है। दायित्व जो दायित्व रहेगा वह रहेगा लेनदार के रूप में। अर्थात किसी ना किसी व्यक्ति से आप माल खरीद रहे हो, वह व्यक्ति आपके लिए बनेगा लेनदार। और इसीलिए उधार माल खरीदते हो तो माल में जोड़ेंगे
परंतु एक दायित्व में लेनदार करके कॉलम बनेगा जो रहेगा दायित्व पक्ष में, जिसमें आप 40,000 रुपया लिखोगे। तो माल में 40,000 रुपया बढ़ेगा और उधर लेनदार में भी 40,000 रुपया बढ़ेगा। तो इस प्रकार से चौथे नंबर के व्यवहार का प्रभाव रहेगा। 5वें नंबर पे है नगद विक्रय। माल नगद बेचते हो। अभी यहाँ पे माल नगद बेचा 60,000 रुपया दिया है और ब्रैकेट में बताया गया है लागत 40,000 रुपया। तो माल नगद बेचा है 60,000 रुपये का, मतलब कि रोकड़ आएगी। माल नगद बेचते हो मतलब कि रोकड़ आएगी और आपके पास का माल जाएगा, और इसलिए रोकड़ में आपको जोड़ना पड़ेगा 60,000 रुपया। माल आपका गया है, लागत मूल्य 40,000 दिया था, इसलिए 40,000 रुपये लागत मूल्य का माल आपके व्यापार से कम हो जाएगा, इसलिए माल 40,000 रुपये का घटाएंगे माल में से। और इस व्यवहार में आपको लाभ हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है, लागत मूल्य कम है, इसलिए जो लाभ होगा, लाभ होने से पूंजी की मात्रा बढ़ेगी। इसलिए पूंजी में आपको लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है, अर्थात 60,000 माइनस 40,000 बराबर 20,000, इसे आपको पूंजी में जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 5वां नंबर का व्यवहार। फिर उसके बाद 6वें नंबर के व्यवहार में बताया गया है वेतन चुकाया। वेतन चुकाते हैं मतलब कि कैश जाएगी, रोकड़ कम हो जाएगी, रोकड़ में से घटाएंगे, और जो भी व्यय अगर आप चुकाते हो तो पूंजी आपकी कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए पूंजी में से भी यह जो वेतन है वह घटेगा। तो ये 6वें नंबर के व्यवहार का प्रभाव होगा, रोकड़ माइनस हो गई और पूंजी भी घट गई। और फिर उसके बाद 7वें नंबर का व्यवहार है निजी उपयोग हेतु स्कूटर खरीदा। अभी निजी उपयोग हेतु अगर कुछ भी आप खरीदते हो तो निजी उपयोग मतलब कि आपका पर्सनल यूज है, और इसी कारण से आपने व्यापार में से धन इस्तेमाल किया है अपना निजी कार्य करने के लिए, और इसीलिए इस कार्य को हम आहरण के नाम से संबोधित करते हैं। अर्थात व्यापार का जो स्वामी है वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार में से ही धन का प्रयोग कर रहा है। अभी व्यापार के लिए उसका प्रयोग नहीं होगा बल्कि स्वयं के इस्तेमाल के लिए होगा, और इसीलिए इसी प्रकार के मत को हम आहरण करके बोलते हैं। तो निजी उपयोग हेतु अगर हम स्कूटर खरीदते हैं तो आपके व्यापार की जो रोकड़ है, कैश है, वह कम हो जाएगी। व्यापारिक उपयोग के लिए जिसका इस्तेमाल होने वाला था वह अभी निजी उपयोग के लिए हो चुका है, इसलिए कैश आपकी कम हो गई है, और यही आहरण करके हमने इसको संबोधित किया है क्योंकि निजी उपयोग है, व्यापारी स्वयं के उपयोग के लिए स्कूटर खरीद रहा है, इसलिए पूंजी में से भी यह आहरण कम होगा। व्यापारिक उपयोग करके बोलते तो ये व्यापार की संपत्ति बन जाती स्कूटर, परंतु आपने निजी उपयोग करके बोला है, इसलिए ये आहरण करके हम इसको नाम देंगे, रोकड़ जाएगी और पूंजी भी घटेगी, और इस प्रकार के 7वें नंबर के व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा। रोकड़ माइनस हो गई और पूंजी भी माइनस हो गई है। तो इस प्रकार के 7 व्यवहार दिए गए थे। इन 7 व्यवहारों के आधार पर अगर हम अभी समीकरण चेक करना चाहते हैं तो संपत्ति में 3 संपत्तियां बन चुकी है, रोकड़, पूर्वदत्त या तो अग्रिम व्यय और माल, और इनका जो योग है, रोकड़ कॉलम का योग है 1,08,000 रुपया, पूर्वदत्त या अग्रिम व्यय का योग है 1,000 रुपया, और माल का योग है 60,000 रुपया। संपत्ति 3 संपत्तियों का योग है 1,69,000, 1,69,000, और दायित्व में 2 दायित्व बन चुके हैं, एक पूंजी और दूसरा लेनदार। पूंजी का योग है 1,29,000 रुपया और लेनदार का योग है 40,000 रुपया। तो इस प्रकार से लेखांकन समीकरण के दोनों पक्षों का योग, संपत्तियों का योग भी 1,69,000 और दायित्व का योग भी 1,69,000, 1,69,000, और इसलिए संपत्ति बराबर दायित्व ये आपने सिद्ध करके दिखा दिया है। और लेखांकन समीकरण में भी दोहरा लेखा प्रणाली के ही सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक व्यवहार कम से कम 2 मदों को प्रभावित करता है, चाहे वह दोनों मदे संपत्ति पक्ष के भी क्यों ना हो, चाहे दायित्व पक्ष भी क्यों ना हो, या तो एक पक्ष संपत्ति दूसरा पक्ष दायित्व का भी हो सकता है। अर्थात परंतु कोई ना कोई भी व्यवहार, प्रत्येक व्यवहार 2 मदों पर प्रभाव डालता है, और वही है दोहरा लेखा प्रणाली का नियम। और इसी दोहरा लेखा प्रणाली के नियम के आधार पर ही लेखांकन समीकरण कार्य करता है और संपत्ति बराबर दायित्व यह सिद्ध करके दिखाता है।